कैसे हैं दोस्तों। मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन जहां रिसोर्सेज भी हैं, वॉर्स भी हैं और जियोपॉलिटिक्स का सबसे कॉम्प्लेक्स गेम भी यहीं खेला जाता है। लेकिन इसी रीजन में एक छोटा सा मुल्क है जो एरिया में छोटा होने के बावजूद मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस में बहुत पावरफुल माना जाता है। वो मुल्क है इसराइल। लेकिन सवाल ये है, इसराइल इतना पावरफुल कैसे बना और क्या इसकी प्लानिंग उसके बनने से पहले ही शुरू हो चुकी थी? इस कहानी को समझने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। 19वीं सेंचुरी के एंड में यूरोप में एक मूवमेंट शुरू हुई जिसे कहा गया ज़ायनिस्ट मूवमेंट। Zionism. A political movement, an ideology. इस मूवमेंट का मेन आइडिया था जेविश लोगों के लिए एक अपना होमलैंड बनाना। इस मूवमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे थियोडोर हर्जल। हर्जल का मानना था कि यूरोप में जेव्स को डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उनके लिए एक अलग होमलैंड जरूरी है। ज़ायनिस्ट मूवमेंट में सिर्फ एक आइडिया नहीं था बल्कि एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था। 1897 में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल था लैंड खरीदना, माइग्रेशन ऑर्गेनाइज करना और इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करना। यानी प्लानिंग सिर्फ इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल भी थी। उस वक्त जो एरिया आज इसराइल और फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता है वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। 90s के आसपास यूरोप से जेविश माइग्रेशन फिलिस्तीन की तरफ शुरू हो गए। लोग वहां जाकर सेटलमेंट बनाने लगे, फार्मिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने लगे। यानी स्टेट बनने से पहले ही ग्राउंड वर्क शुरू हो चुका था। 1917 में एक इवेंट हुआ जिसने पूरी हिस्ट्री का डायरेक्शन बदल दिया। ये था बालफोर डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में जेविश होमलैंड के आइडिया को सपोर्ट किया। उस वक्त फिलिस्तीन पर कंट्रोल किसका था? तो इसका जवाब है ब्रिटिश एम्पायर। यानी वर्ल्ड की सबसे पावरफुल पावर ने एक तरह से पॉलिटिकल बैकिंग दे दी। 1920 से 1940 के बीच एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई। जेविश कम्युनिटीज़ ने फिलिस्तीन में स्कूल बनाए, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बनाए, डिफेंस ग्रुप बनाए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलप की। यानी जब तक स्टेट ऑफिशियली बनी तब तक एक बेसिक सिस्टम ऑलरेडी रेडी हो चुका था। तो इजराइल एक दिन में नहीं बना बल्कि डिकेड्स की प्लानिंग, माइग्रेशन और पॉलिटिकल लॉबिंग का रिजल्ट था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था, एक ऐसा इवेंट जिसने दुनिया की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल दी। वो इवेंट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर और हॉलोकॉस्ट। तो दोस्तों 1939 में दुनिया फिर से एक ऐसी जंग में घुस चुकी थी जो इंसानी तारीख की सबसे खतरनाक जंग बनने वाली थी। ये थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और इसी वॉर के दौरान हुआ एक ऐसा जेनोसाइड जिसने दुनिया का कंसेंसस हिला दिया। उस स्ट्रेटजी को कहा जाता है द हॉलोकॉस्ट। उस दौरान जर्मनी में पावर में था एडोल्फ हिटलर। हिटलर की नाजी आइडियोलॉजी के मुताबिक जेविश को रेशल एनिमी माना जाता था। 1930 से ही जर्मनी में जेविश बिजनेसमैन बायकॉट होने लगे, सिविल राइट्स खत्म किए गए, पब्लिक ह्यूमिलिएशन और वायलेंस स्टार्ट हो गया। 1935 के न्यूरमबर्ग लॉज ने जेविश को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। यानी डिस्क्रिमिनेशन सिस्टमैटिक था, रैंडम नहीं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान नाजीज ने यूरोप के ज्यूज को गेटर्स और कंसंट्रेशन कैंप में भेजना शुरू किया। सबसे इनफेमस कैंप में से एक था ऑस्टविट्ज़। यहाँ और दूसरे कैंप में गैस चैम्बर, फोर्स लेबर, स्टार्वेशन, मेडिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू लगभग 60 लाख ज्यूज को मार दिया गया। ये सिर्फ एक वॉर कैजुअलिटी नहीं थी, ये एक प्लान जेनोसाइड था। 1945 में जब वॉर खत्म हुई और कैंप एक्सपोज हुए तो दुनिया शॉक में थी। फोटोग्राफ और रिपोर्ट्स ने ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। अब दुनिया के सामने एक मॉरल सवाल था, जब ज्यूज के साथ इतना जुल्म हुआ तो क्या उनके पास अपने सेफ होमलैंड नहीं होना चाहिए? यहाँ से ज़ायनिस्ट मूवमेंट को अनप्रेसिडेंटेड इंटरनेशनल सिंपैथी मिलने लगी। उस वक्त फिलिस्तीन पर कंट्रोल था ब्रिटिश एम्पायर का। लेकिन वॉर के बाद ज्यूज रिफ्यूजीज यूरोप से फिलिस्तीन आना चाहते थे। अरब पॉपुलेशन इस माइग्रेशन को अपोज कर रही थी, वायलेंस बढ़ने लगी, ब्रिटेन सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए इश्यूज को यूनाइटेड नेशन को रेफर कर दिया गया। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक प्लान प्रपोज किया, यूएन पार्टीशन प्लान फॉर फिलिस्तीन। इस प्लान के मुताबिक फिलिस्तीन को 2 स्टेट में डिवाइड करना था, एक ज्यूइश स्टेट, एक अरब स्टेट। ज्यूइश लीडरशिप ने इस प्लान को एक्सेप्ट किया, अरब लीडरशिप ने रिजेक्ट कर दिया। यहीं से 1948 वॉर के सीड प्लांट हुए। तो इसराइल की इंफॉर्मेशन सिर्फ पॉलिटिकल लॉबिंग का रिजल्ट नहीं थी, बल्कि हॉलोकॉस्ट के बाद एक मॉरल अर्जेंसी भी क्रिएट हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने पावर बैलेंस बदला।
हॉलोकॉस्ट ने ग्लोबल सिंपैथी बदली और दोनों ने मिलकर इजराइल के बनने का रास्ता क्लियर किया। अब साल आता है 1948। 1948 में एक नया मुल्क बना, लेकिन उसके आसपास के लगभग तमाम अरब मुल्क उसके खिलाफ थे। फिर भी कुछ ही सालों में इजराइल सिर्फ बच नहीं पाया, बल्कि मिडिल ईस्ट की सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर में शामिल हो गया। आखिर ये कैसे हुआ? जब 1948 में अरब इजराइल वॉर शुरू हुई, इजराइल एक नया और छोटा मुल्क था। दूसरी तरफ इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान जैसे मुल्क थे। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात थी, ज़ायनिस्ट ग्रुप ने पहले ही मिलिट्री ट्रेनिंग और प्लानिंग कर ली थी। वेपन्स यूरोप से सीक्रेटली खरीदे गए और सबसे इम्पोर्टेंट लीडरशिप हाईली ऑर्गेनाइज थी। इस जंग के बाद इजराइल ने सिर्फ अपनी टेरिटरी बचाई नहीं, बल्कि यूएन प्लान से ज़्यादा ज़मीन पर कंट्रोल हासिल कर लिया। यहाँ से एक मैसेज क्लियर हो गया, इजराइल सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इजराइल की पावर का एक बड़ा रीज़न उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को माना जाता है। मोसाद की स्ट्रेटजी सिंपल थी, एनिमीज को पहले से ही आइडेंटिफाई करो, थ्रेट को बॉर्डर तक आने से पहले ही न्यूट्रलाइज करो और दुनिया के किसी भी कोने में ऑपरेशन करने की कैपेबिलिटी रखो। 1960 में नाजीज ऑफिसर एडोल्फ इचमैन को अर्जेंटीना से पकड़कर इजराइल लाना मोसाद का एक फेमस ऑपरेशन था, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि इजराइल की रीच कितनी दूर तक है। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 6 डे वॉर। इस जंग में सिर्फ 6 दिन में ही इजराइल ने इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम, सीरिया से गोलान हाइट्स पर कंट्रोल हासिल कर लिया। ये सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल विक्ट्री भी थी। अरब दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि इजराइल को हराना इतना आसान नहीं। 1960 के बाद इजराइल का सबसे बड़ा एलाई बना यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका ने इजराइल को एडवांस वेपन, इकोनॉमिक एड, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन स्पेशली यूएन में प्रोवाइड किया। एक्सपर्ट कहते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक रिलीवेबल एलाई चाहिए था। इजराइल उस रोल के लिए परफेक्ट था। इजराइल सिर्फ मिलिट्री पावरफुल नहीं बना, इसने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस किया। साइबर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। आज इजराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है, क्योंकि छोटी पॉपुलेशन होने के बावजूद इनोवेशन बहुत ज़्यादा है। एक और फैक्टर जो ओपनली डिस्कस नहीं होता वो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। माना जाता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन हैं, लेकिन इजराइल ने कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। इस पॉलिसी को न्यूक्लियर एम्बिगिटी कहा जाता है, जो डिटरेंस क्रिएट करती है, यानी दुश्मन अटैक करने से पहले सोचता है। इजराइल की स्ट्रेटजी हमेशा 3 प्रिंसिपल पर रही है: वार को अपनी टेरिटरी से दूर रखना, एनिमी को सरप्राइज करना, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस को मैक्सिमम यूज करना। इसी वजह से छोटा मुल्क होने के बावजूद इजराइल रीजन की सबसे पावरफुल स्टेट बन गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी मिडिल ईस्ट में इजराइल की पावर को चैलेंज किया जा रहा है। ईरान, हिजबुल्लाह और गजा कॉन्फ्लिक्ट ने सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। इजराइल ने वॉर जीती, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा, सुपर पावर का सपोर्ट भी मिला, लेकिन आज मिडिल ईस्ट फिर से बदल रहा है। ईरान का राइज, गजा कॉन्फ्लिक्ट, हिजबुल्लाह का प्रेशर। क्या इजराइल अपनी पावर फ्यूचर में भी मेंटेन कर पाएगा? आज हम दिखाएंगे आपको प्रेजेंट और फ्यूचर का पावर गेम। आज इजराइल का सबसे बड़ा रीजनल रिवाइल है ईरान। ईरान ओपनली इजराइल को चैलेंज करता है। सीरिया में ईरानियन प्रेजेंस, हिजबुल्लाह को सपोर्ट और न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये सब इजराइल के लिए मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है। इजराइल का मानना है अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो रीजन बैलेंस चेंज हो सकता है। इसी वजह से इजराइल ने कई बार सीरिया में ईरानियन टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक किए। ये डायरेक्ट वॉर नहीं, लेकिन एक शेडो वॉर चल रही है। लेबनान में एक पावरफुल आर्म ग्रुप है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के पास हजारों रॉकेट हैं जो इजराइल के सिटीज तक पहुंच सकते हैं। 2006 की वॉर ने दिखाया कि हिजबुल्लाह को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तब से इजराइल ने अपनी मिसाइल डिफेंस और इंटेलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग कर ली। साउथ में गजा स्ट्रिप में एक्टिव है हमास। हमास के साथ क्लैशेस ने इजराइल को अर्बन वॉरफेयर में एक्सपीरियंस बना दिया। आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके सिविलियंस एरिया को बचाया। आयरन डोम ने एक मैसेज दिया, टेक्नोलॉजी ही मॉडर्न वॉरफेयर का फ्यूचर है। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ 2020 में, अब्राहम एकॉर्ड्स। इस एग्रीमेंट के बाद यूएई, बहरीन और कुछ और अरब कंट्रीज ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नॉर्मलाइज किए। ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट था। पहली बार कई अरब मुल्कों ने ओपनली इजराइल को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब इजराइल रीजन आइसोलेशन से निकलकर रीजन इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल आज साइबर सिक्योरिटी,
AI ड्रोन टेक्नोलॉजी और डिफेंस एक्सपोर्ट में टॉप कंट्रीज में काउंट होता है। छोटी पॉपुलेशन होने के बावजूद रिसर्च और इनोवेशन पर हैवी इन्वेस्टमेंट ने इसे क्वालिटी और क्वांटिटी पावर बना दिया है। मिलिट्री स्टैंड प्लस टेक्नोलॉजी प्लस US सपोर्ट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं है। इंटरनल पॉलिटिकल डिवीजन, फिलिस्तीन इशू अनसॉल्व, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म। अगर इंटरनल स्टेबिलिटी वीक होती है तो एक्सटर्नल पावर भी इम्पैक्ट हो सकता है। मिडिल ईस्ट में अलायंस चेंज हो रहे हैं, ईरान स्ट्रॉन्ग हो रहा है, चाइना और रशिया भी रीजन में इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या इजराइल अपनी एज मेंटेन कर पाएगा? ये पावर बैलेंस फ्यूचर में शिफ्ट हो सकता है। इजराइल की कहानी सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, ये स्ट्रेटजी, सर्वाइवल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कहानी है। स्टेट बनने से पहले प्रिपरेशन, वॉर्स में कैलकुलेट रिस्क, टेक्नोलॉजी पर फोकस और ग्लोबल अलायंस, इसी कॉम्बिनेशन ने इजराइल को मिडिल ईस्ट में पावरफुल बनाया। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक रूल हमेशा याद रखिए, पावर परमानेंट नहीं होती, स्ट्रेटजी परमानेंट नहीं होती। आप क्या सोचते हैं? क्या इजराइल फ्यूचर में भी मिडिल ईस्ट का डोमिनेंट पावर रहेगा? यह रीजन डायनामिक्स सब कुछ बदल देंगे? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। दोस्तों, हमारी ये वीडियो जो है इसमें आपको ये बताया गया है कि इजराइल रीजन की सबसे पावरफुल मिलिट्री स्टैंड कैसे बना। इससे पहले भी हमने इजराइल के क़याम पर एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त नवाज़ खान।